नमस्कार दोस्तों। आपने एक बात नोटिस की होगी कि जो भी देश साइज या पॉपुलेशन में बड़े होते हैं वे तेजी से विकास नहीं करते हैं। स्पेशली 18th और 19th सेंचुरी में जब ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ही बेकार था। शायद इसीलिए बड़े देश जैसे इंडिया, चाइना, यूएसए, कनाडा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया यह सब छोटे छोटे यूरोपियन कंट्रीज के इन्फ्लुएंस में आ गए या गुलाम बन गए। अगर हम आज भी देखें तो जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया, इजराइल जैसे छोटे छोटे देश इकोनॉमिक स्फेयर में डोमिनेट करते हैं। इंडिया में भी यूपी और बिहार के डेवलपमेंट ना होने के पीछे कहीं ना कहीं ये दोनों वजहें हैं। खैर, इसकी बात किसी और वीडियो में करेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर रशिया कैसे डेवलप हो गया। 18th और 19th सेंचुरी में रशियन एम्पायर भी था और यूएसएसआर भी एक सुपर पावर था। तो आज की इस वीडियो में हम उसी की बात करेंगे जिसने रशिया को यह रूप दिया। रशियन हिस्ट्री में 3 बहुत बड़े रूलर्स आए जिन्होंने रशिया की पूरी सूरत बदल दी। इवन द टेरिबल, पीटर द ग्रेट एंड कैथरीन द ग्रेट। आज हम बात करने वाले हैं कैथरीन द ग्रेट की, जो हिस्ट्री की सबसे ग्रेटेस्ट क्वीन थी। अब आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन विक्टोरिया, स्पेन की क्वीन इजाबेला या चाइना की एम्प्रेस डोंगा सीजी भी वही लेवल की थी। कुछ अल्ट्रा देशभक्ति तो यह भी कहेंगे कि झांसी की रानी सबसे बड़ी थी। खैर, कैथरीन एकमात्र क्वीन थी जिन्हें द ग्रेट का टाइटल मिला था। इन तीनों ग्रेट रूलर्स के आने से पहले रशिया कुछ ऐसा दिखता था। ये छोटा सा कीवन रूस, क्या कोई सोच सकता है कि यही जाकर इतना विशालकाय रशिया बनेगा जो प्लूटो से भी बड़ा होगा। कैथरीन का जन्म 2 मई 1729 को स्टैटिन, पोमेरेनिया में हुआ, जो उस वक्त प्रशिया में पड़ता था और आज पोलैंड में है। उसके पिता का नाम क्रिश्चियन ऑगस्ट था और उसकी माँ का नाम जोआना एलिजाबेथ था। ये दोनों एस्केनियन हाउस से बिलोंग करते थे, जो एक जर्मन रॉयल फैमिली हाउस था। जैसे कि आपने देखा होगा गेम ऑफ थ्रोन्स में बहुत सारे हाउस थे, हाउस स्टार्क, हाउस लैनिस्टर। उसी तरह यूरोपियन सोसाइटीज़ में ऐसे हाउसेस हुआ करते थे जिन्हें इंडिया में हम कह सकते हैं राजघराने। एस्केनियन हाउस एक बहुत ही छोटा सा हाउस था, कोई बहुत बड़ा हाउस नहीं था। प्रशिया के एक छोटे से इलाके पे इनका राज था और ये बहुत माइनर किंग्स थे जिनका कुछ खास इन्फ्लुएंस नहीं होता था। ये पूरा इलाका उस वक्त के सिनेरियो में होली रोमन एम्पायर के अंदर आता था। आप समझ सकते हैं कि होली रोमन एम्पायर टॉप पे है, उसके बाद है प्रशिया और उसके बाद फिर इस तरह के ड्यूक्स हैं, तो इनका क्या इन्फ्लुएंस होगा। टू मेक द मैटर वर्स, कैथरीन के पिता क्रिश्चियन ऑगस्ट पोमेरेनिया के सिंहासन के उत्तराधिकारी भी नहीं थे। वो लाइन ऑफ सक्सेशन में 2nd या 3rd थे। मतलब जब उत्तराधिकारी मरेगा, पहले तो राजा मरेगा, फिर उत्तराधिकारी मरेगा, तब जाके ये बैठ पाएंगे एक छोटे से इलाके के गद्दी पर। कैथरीन की लाइफ बिल्कुल सिंड्रेला जैसी थी और जितनी भी फेरी टेल्स है उनमें से बहुत का थीम कैथरीन की लाइफ से मैच करता है। लगभग 15 फिल्म और वेब सीरीज कैथरीन की लाइफ पे बन चुकी है। कैथरीन के बचपन का नाम सोफी था और वह क्रिश्चियनिटी के लुथेरियन सेक्ट को फॉलो करती थी, जो कि कैथरीन का बचपन का नाम था। एक फ्रेंच फीमेल टीचर सोफी को पढ़ाया करती थी। उन्होंने ही सोफी को सबसे पहले एम्बिशंस और गोल्स के बारे में समझाया। ये एक ट्रेंड था कि फ्रेंच टीचर्स ही यूरोपियन नॉवेल्स को पढ़ाते थे, क्योंकि फ्रेंच आर्ट, साइंस और लिटरेचर को बाकी सबसे सुपीरियर माना जाता था। हालांकि ये सब चेंज हो गया इंग्लैंड की इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद। सोफी बिल्कुल भी दूसरी लड़कियों जैसी नहीं थी। वे घुड़सवारी करती थी, तलवार चलाना सीखती थी। सोफी की माँ जोआना उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसे एक लड़का चाहिए था और एक लड़की हो गई। वो बराबर कंप्लेन करती थी कि सोफी बेकार है, बदसूरत है, आलसी है और इन शॉर्ट कोई काम की नहीं है। गरीब राजघरानों के लिए सबसे बढ़िया था कि वो अपनी बेटियों का शादी किसी बड़े राजघराने में कर दें ताकि उन्हें भी कुछ आर्थिक लाभ मिल जाए। इसीलिए सोफी को भी बहुत ही छोटी उम्र से
एक दुल्हन बनने के लिए तैयार किया गया। सोफी अपने फ्यूचर हस्बैंड पीटर उल्ड्रिच से पहली बार 10 साल की उम्र में मिली। पीटर उल्ड्रिच पीटर द ग्रेट का नाती था। वो सोफी का सेकंड कज़न भी था। सोशियोलॉजी और सेक्सोलॉजी में ये रिलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कौन किसका किस एंगल से ब्रदर या सिस्टर बन रहा है, या इन शॉर्ट कज़न बन रहा है। बहुत सारे रिलीजन के शादी विवाह में भी ये भाई बहन वाला कॉन्सेप्ट आता है शादी के बीच। पीटर सेकंड कज़न था, इसका मतलब पीटर और सोफी के परदादा एक थे। सोफी बताती है कि वो पीटर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि 11 साल की उम्र में वह बहुत ही भद्दा दिखता था और इतनी छोटी उम्र में वो शराब का आदी हो चुका था। इन शॉर्ट हमारे जहांगीर बाबा की तरह। पीटर उल्ड्रिच अपने नाना पीटर द ग्रेट से बिल्कुल अलग था। जहां पीटर द ग्रेट एक महान वॉरियर, एक भयंकर रिफॉर्मिस्ट, और उन्होंने रशिया को इतना ऊपर ले गए, और दूसरी तरफ ये पीटर उल्ड्रिच जो बराबर बीमार रहता था और बहुत ही मूडी था, बहुत छनभंगुर किस्म का था। उसका किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता था, कोई गोल्स, कोई एम्बिशन कुछ नहीं थे इसके। जब ये छोटा था तभी इसके पेरेंट्स गुजर गए और इसे एक टीचर के देखरेख में छोड़ दिया गया। वो टीचर बहुत ख़राब था, वो इसे मारता था, टॉर्चर करता था, और जिसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पीटर को ज़िंदगी भर रहा। पीटर द ग्रेट की डेथ के बाद उनकी वाइफ गद्दी पे बैठी, लेकिन वो भी बहुत जल्दी ही चल बसी। फिर उनका पोता गद्दी पे बैठा, लेकिन 3 साल के अंदर वो भी चल बसा। जब गद्दी पे कोई नहीं था तो पीटर द ग्रेट के दोस्त ने अपने नाती को गद्दी पे बैठा दिया। पीटर द ग्रेट की बेटी एलिजाबेथ पेट्रोवना ने एक षड्यंत्र रचा। एलिजाबेथ के वफादार सैनिकों ने राजा इवान 6 और उनकी मां एना लियोपोल्डोवना को अरेस्ट किया और जेल में डाल दिया। अब रूस की गद्दी पर एक नई रानी बैठ चुकी थी, एलिजाबेथ पेट्रोवना। वो भी बिल्कुल मैरी एंटोनेट की तरह ही बहुत ही खर्चीली थी। एलिजाबेथ संतानहीन थी। उसने अभी जस्ट देखा था कि किस तरह बिना उत्तराधिकारी के एक साम्राज्य पतन में जा सकता है और किसी दूसरे वंश का उस पर कब्जा हो सकता है। एलिजाबेथ पीटर उल्ड्रिच की मौसी थी, इसीलिए उसने अनाथ पीटर को गोद ले लिया और रशिया के सिंहासन का उत्तराधिकारी बना दिया। पीटर बहुत ही बदमाश लड़का था। वो एलिजाबेथ के बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं था, इसीलिए एलिजाबेथ ने सोचा कि क्यों ना इसकी शादी करवा दी जाए। एलिजाबेथ एस्केनिया फैमिली को पहले से जानती थी, क्योंकि जोआना के भाई चार्ल्स ऑगस्टस से एलिजाबेथ का रिश्ता तय हुआ था, लेकिन शादी करने से पहले ही वह स्मॉल पॉक्स से मर गया। एक दिन सोफी के घर एलिजाबेथ का लेटर पहुंचा, जिसमें जोआना और उसे दोनों को सेंट पीटर्सबर्ग आने का न्योता दिया गया था। अगले ही दिन फ्रेडरिक द ग्रेट के एक मैसेंजर ने उन्हें एक लेटर दिया। एक्चुअली फ्रेडरिक द ग्रेट ने प्रशा को एक महान साम्राज्य बनाने के चक्कर में बहुत सारे दुश्मन बना लिए थे, इसीलिए उन्हें रशिया का सपोर्ट चाहिए था। ये पूरी खत वाली बात फ्रेडरिक को उनके जासूसों के द्वारा पता थी और उन्होंने एलिजाबेथ के इंटेंशंस को भी भाप लिया। फ्रेडरिक चाहते थे कि सोफी रशिया की क्वीन बने, ताकि प्रशा का एक अपर हैंड रहे जियोपॉलिटिक्स में। लेटर्स मिलने के बाद जोआना तुरंत स्टेटिन से बर्लिन और फिर मॉस्को जाने की तैयारी करने लगी। बर्लिन में जोआना ने एक बहुत ही बड़ा कांड कर दिया। जोआना ने सारे पैसे सिर्फ अपने ही ड्रेस पे खर्चे कर दिए। सोफी को कोई भी न्यू क्लोथ्स नहीं दिए। जब किंग फ्रेडरिक ने सोफी को बुलाया तो जोआना उनके सामने चली गई और बहाना किया कि सोफी की तबीयत खराब है। बहुत प्रेशर देने के बाद जोआना ने सच बताया
और फिर फ्रेडरिक ने सोफ़ी को नए कपड़े दिलाए और फिर सामने प्रेजेंट होने के लिए कहा। फ्रेडरिक सोफ़ी से बात करने लगे आर्ट, साइंस और अलग अलग टॉपिक्स पे। पहले तो सोफ़ी शर्मा रही थी, लेकिन बाद में वो खुलकर अपनी राय व्यक्त करने लगी। इधर अपने प्लान के तहत प्रशन मिनिस्टर्स जोआना को यह समझाने में लगे हुए थे कि किस तरह रशिया और प्रशा की फ्रेंडशिप ट्रीटीज़ जोआना को बहुत फेमस बना देगी और डिप्लोमेटिकली ये प्रशा की बहुत बड़ी जीत होगी। ये हिस्ट्री के दो सबसे बड़े रूलर्स की पहली और आखिरी मीटिंग थी। फ्रेडरिक द ग्रेट और कैथरीन द ग्रेट आपस में फिर कभी नहीं मिलेंगे। इसके बाद सोफ़ी रशिया पहुंची और रशिया पहुंच के वह सबसे बहुत जल्दी घुल मिल गई। क्वीन एलिजाबेथ को वह बहुत पसंद आई और पीटर भी उसे देख के वहाँ बहुत खुश हुए। सोफ़ी ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्सी चर्च में कन्वर्ट हो गई और उसका एक नया नाम बना कैथरीन, या रशियन में इकटरीना। 1745 में कैथरीन और पीटर की शादी हो गई। कैथरीन ने रशियन लैंग्वेज बहुत जल्दी सीख लिया। वह रात में जाकर खुले पैर इधर उधर रूम में चलती थी और अपने लेसन्स को रिवाइज करती थी। उसने इतनी मेहनत की कि उसे निमोनिया हो गया। कैथरीन ने अपने आप को बहुत ही जल्दी रशियन बना लिया। वो रशियंस के साथ पूरी घुल मिल गई। आज भी कैथरीन को एक ट्रू इमिग्रेंट का आइडियल माना जाता है। वह सोशल मीडिया में और भी छाई हुई रहती है, स्पेशली सैमुअल पैटी केस के बाद। मज़े की बात यह है कि पीटर को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो रशिया से नफरत करता था। उसे एलिजाबेथ से भी कुछ खास मोह नहीं था। उसे मॉस्को पसंद नहीं था। उसे आज भी प्रशा याद आता था। वो हमेशा प्रशा पर ही समर्पित रहता था। जब कैथरीन आई थी तो उसे लगा कि चलो एक जर्मन आई है, कम से कम वो मुझे समझ सकेगी। लेकिन वह गलत था। कैथरीन उससे बिल्कुल उलट थी। वह रशिया में आई और रशियंस की तरह ही ढल। कैथरीन सबसे प्रेम पूर्वक रहती थी, सबसे बहुत अच्छा बिहेवियर करती थी। यहाँ तक कि नौकरों के साथ भी वह बहुत अच्छा बर्ताव करती थी। रशिया में नौकरों को इंसान भी नहीं समझा जाता था। उनके साथ सबसे घटिया सलूक हुआ करता था। कैथरीन से खुश होकर एलिजाबेथ ने कैथरीन को ग्रैंड डचेस का टाइटल दिया। अब पीटर ने अपना आपा खो दिया। वह शराब पीकर आता और कैथरीन को मारता, टॉर्चर करता और गालियां देता। उसका सीधा सोचना था कि एक औरत को कंट्रोल करने के लिए उसे मारना पीटना चाहिए। अब एलिजाबेथ और कैथरीन के रिश्ते में दरार आ चुकी थी। 7 साल में कैथरीन एक भी बच्चा रशियन एम्पायर को नहीं दे पाई थी। पीटर से रिश्ते खराब होने के बाद कैथरीन अफेयर्स करने लगी। जब हिस्टोरियंस ने डेटा कंपाइल किया तो पता चला कैथरीन के मिनिमम 300 सेक्स लवर्स और अफेयर्स थे।